ई-लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। हिमाचल प्रदेश पुलिस 2020 की कोचिंग में हम लोग आप लोगों के लिए हर रोज़ एक वीडियो उपलब्ध करवाएंगे जब तक कि इसकी ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं आ जाती। जैसे इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगी उसके बाद आपको नियमित रूप से दिन में 2 से 3 वीडियो उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो अपने दिमाग में एक चीज़ अच्छे से बिठा लीजिए, यदि आपको हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में सरकारी नौकरी प्राप्त करनी है तो आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ग्राउंड की तैयारी भी करनी पड़ेगी और एक किसी अच्छे से यूट्यूब चैनल के साथ में जुड़ना पड़ेगा। और आपकी सोच और विजन ये होना चाहिए कि इस बार मुझे स्वामी विवेकानंद के द्वारा तो कहा गया था कि जितनी मेरे अंदर ताकत है, आंतरिक वाया शक्ति है, उनको मैं नियंत्रित करूंगा और नियमित रूप से अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दूंगा क्योंकि मुझे हिमाचल प्रदेश सरकार में नौकरी प्राप्त करनी है। इस सोच के साथ में आगे बढ़िएगा। इस वीडियो में यदि मैं बात करूं तो विशेष तौर पे जो मैं यहां पे आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं, जनरल नॉलेज वाला जो सेक्शन है उसको कवर अप करूंगा। 16 प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। यदि हम इसमें जनरल साइंस को भी कवर अप कर लें तो कुल मिला के जो 20 नंबर का आपका होगा उसको मेरे द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। इसके साथ में ही एक दिन आपको, अब जब तक इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आती है तब तक एक दिन आपको जीके का वीडियो मिलेगा, अगले दिन मैथमेटिक्स का मिलेगा, नेक्स्ट डे रीजनिंग का मिलेगा। उसके बाद यदि आप लोग चाहेंगे तो कमेंट सेक्शन में हमें सुझाव बताइएगा, जो आपकी रिकमेंडेशंस होगी उसके ऊपर हम काम करेंगे और अच्छे से इस पूरी की पूरी कोचिंग को आगे ले जाएंगे। पिछले कल का आपने वीडियो देख लिया होगा, काफ़ी ब्रीफली हमारे फैकल्टी के द्वारा वहाँ पर आपको बताया गया था कि किस तरह से आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर सिलेबस का थोड़ा सा आपको मैं क्विक रिव्यू करवा दूं। जनरल नॉलेज के यहाँ पे 16 प्रश्न पूछे जाते हैं, 16 मार्क्स के रहते हैं। इंग्लिश का भी बराबर वेटेज है, हिंदी को भी 16 का ही बराबर वेटेज दिया गया है। रीजनिंग, एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स की बात करें उसको भी बिल्कुल सिमिलर 16 का ही वेटेज दिया गया है। कुल मिला के 80 प्रश्न होंगे और यहाँ पे 80 ही आपके उसके मार्क्स होंगे। सबसे बड़ी बात यहाँ पे करेंगे, हर फैकल्टी मेंबर्स आपको अपने तरीके से समझा देगा जो जो उसने पढ़ाना होगा। मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जनरल नॉलेज, ठीक है। विभिन्न तरह के गूगल के ऊपर भी मैं देख रहा था, सर्च करके विभिन्न तरह की वेबसाइट्स के ऊपर इसका सिलेबस मेंशन किया गया है। मैं आपको बता दूं जो वहाँ पे सिलेबस मेंशन किया गया है उसके पीछे कोई आधार नहीं है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो परीक्षा कनेक्ट करता है, इनका डिपार्टमेंट पहले इसको कनेक्ट करता था शिमला में, जिनका हेड ऑफिस है, ठीक है। उनके द्वारा सिर्फ इतना कहा गया है कि इंडियन इंग्लिश पूछी, जनरल इंग्लिश पूछी जाएगी, हिंदी पूछी जाएगी, जीके पूछी जाएगी, रीजनिंग, एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स उसमें पूछा जाएगा। लेकिन जो विभिन्न तरह के वहाँ पे इसमें आप देखेंगे वेबसाइट से उन अपने एक ऑब्जर्वेशन के आधार पर उसका सिलेबस क्रिएट किया गया है। देखिए, हो सकता है किसी की बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन हो, किसी की ऑब्जर्वेशन में थोड़ी सी कमी भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन मेरा ये मानना है कि यदि आप सिलेबस आपके पास पहले प्री डिफाइंड नहीं है तो सिलेबस को कैसे भांपें, आपके पास क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या ट्रिक होना चाहिए। सबसे बेहतरीन ट्रिक के बारे में मैं आपको बताऊं, पिछले 2-3 वर्षों के ओल्ड क्वेश्चन पेपर उठा के देखिएगा। इन ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स में आप लोगों को लग जाएगा पता कि इसमें इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, जियोग्राफी, जनरल साइंस, इन्वायरमेंट, करंट अफेयर्स, जीके, एचपी, नेशनल, इंटरनेशनल का वेटेज क्या है। तो आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। कोई अच्छा सा एक यूट्यूब चैनल पकड़ लीजिए, ई-लाइट स्टडी उस विकल्प को पूरा करता है। हिमाचल प्रदेश में हम बात करें, हर रोज़ सुबह 6 बजे से हमारी टीम शुरू हो जाती है आप लोगों को करंट अफेयर्स लेके, पूरा दिन भर सिलसिला चलता ही रहता है, नोटिफिकेशन एटसेट्रा का, ठीक है। किसी एक यूट्यूब चैनल को पकड़िएगा, रात दिन कड़ी मेहनत करके वहीं पर लगे रहिएगा, वहीं से आपको हेल्प मिलने वाली है। मैंने आपको अपनी स्ट्रेटेजी समझा दी यहाँ पे, मैं किस तरह से आपको पढ़ाऊंगा। ये जो जनरल नॉलेज की बात करें बहुत वाइड सब्जेक्ट है, ठीक है। यदि पुलिस कांस्टेबल के लिए आपने जनरल नॉलेज को पकड़ना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पिछले 2-3 वर्षों के ओल्ड क्वेश्चन पेपर को उठा के देखिए और उसी में समझिए इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, जियोग्राफी, जनरल साइंस, जीके, एचपी, नेशनल, इंटरनेशनल, करंट अफेयर्स के किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं और वहीं से एक विजन अपने दिमाग में सेट कर लीजिए किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और मुझे कितनी तैयारी करनी है। ओल्ड क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के 2 सबसे बड़े लाभ हमें मिलते हैं। पहला लाभ, परीक्षा के इन्वायरमेंट से हम परिचित हो जाते हैं। सेकंड, परीक्षा का स्ट्रक्चर क्या है, कितने डीप वहाँ पे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तीसरी सबसे बड़ी जो विशेषता रहती है उसमें यदि आपको डिस्क्रिप्शन को यदि आपने अच्छे से समझा हो तो डिस्क्रिप्शन से बहुत से नए प्रश्न भी बनते हैं जो कि आपको मेरिट दिलाने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। इस विजन के साथ मैं आज का वीडियो शुरू करने जा रहा हूँ। इस सेशन को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करते रहिए। वीडियो के अंत में आपको एक बेहतरीन ऐप के बारे में बताऊंगा और वहीं से आपको ये पूरी की पूरी पीडीएफ भी मिल जाएगी। सबसे पहले मैं आपको 1 या 2 लेक्चर में पूरा का पूरा आपको जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है पिछले 2 या 3 वर्षों के, उनको कवर अप करवाऊंगा।
उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा, आपके दिमाग में भी एक विजन बन जाएगा कि इस इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे हैं हम लोग या पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह का ओल्ड क्वेश्चन पेपर वहाँ पे पूछा गया था और इस तरह का स्ट्रक्चर है। आपको इतने डीप जाना है, इतने समय में आपको इंडियन जीके पढ़नी है, इतने टाइम पे आपको मैथमेटिक्स पढ़ना है, मैथ वाले सर बता देंगे, रीजनिंग वाले सर आपको आगे बता देंगे। स्ट्रेटेजी हमारी यही है कि सबसे पहले आप परिचित हो जाए पुराने प्रश्न पत्रों के माध्यम से कि सिलेबस कितना आपको डीप पढ़ना है, यही आपकी सफलता का मूल मंत्र बन जाएगा। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर, एडमिरल द्वारा 31 मई 2019 को भारतीय नौसेना के 24वें प्रमुख का कार्यभार ग्रहण किया। उत्तर को थोड़ी देर के लिए मैं हाइड कर देता हूं यहाँ पे। अब देखिए, जब आप इस प्रश्न को हैंडल करेंगे, तरनजीत, धर्मवीर, करमजीत या करमवीर सिंह, देखिए कितनी डीप ऑप्शंस यहाँ पे पूछी गई है। आपने जितना मर्जी तैयारी किया होगा, यहाँ पे जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं और आपको यदि 80 प्रश्न करने हो बहुत ही कम समय में और मैथमेटिक्स और रीजनिंग जैसा कंसेप्ट वहाँ पे हो, जीके एक ऐसा पोर्सन हो सकता है जिसको आप 5 मिनट में 20 प्रश्न कर सकते हो। 16 प्रश्न आपको यहाँ पे पूछे जा रहे हैं जीके से, 4 प्रश्न साइंस के है। यदि इन 20 प्रश्नों को आपने 5 मिनट में कर लिया, डेफिनेटली आपके पास समय बच जाएगा मैथ को करने के लिए भी और रीजनिंग को करने के लिए भी। इस प्रश्न को डिस्कस करने से पहले आपको बता दूं, एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है। इस वर्ष का जो एग्जाम होगा उसको जो कनेक्ट करेगा, हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर के द्वारा इस परीक्षा को कनेक्ट किया जाएगा। लेकिन आप पूछेंगे फिर कि सर तो सिलेबस में परिवर्तन हो गया तो क्या करेंगे? मैं आपको एक बात बता दूं, जो सिलेबस बनाया गया एट प्रेजेंट जो है बहुत बेहतरीन सिलेबस है कांस्टेबल बनने के लिए, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं लग रही है। जनरल नॉलेज भी होनी चाहिए, इंग्लिश भी आनी चाहिए, हिंदी भी, रीजनिंग और मैथमेटिक्स का भी काम है, पुलिस ने जो काम करना होता है। अब देखिए सबसे बड़ी बात है, जो चेंज भी करेंगे तो आपका नुकसान कहाँ होने वाला है? मुझे एक बात बताइए, जो मैथ यहाँ पे पढ़ने वाला है वैसे रहने वाला है, उसमें क्या आपको आईएएस का मैथ ले आएंगे? यहाँ पे नहीं लाएंगे। जो इस मैथ का स्टैंडर्ड्स होगा वो आपको पुलिस कांस्टेबल के लिए हेल्प नहीं करेगा, अदर एग्जाम्स में भी हेल्प करेगा। सामान्य ज्ञान जो यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं हर जगह आपको हेल्प करेगा। अभी डीलेट परीक्षा की बात करें, जो हमारी बुक है हिमाचल प्रदेश के लिए समग्र अध्ययन किताब हमारी टीम के द्वारा तैयार की गई है, उस किताब से आप देखिएगा 25 में से उसमें से 24 प्रश्न पूछे गए थे और इसमें एक प्रश्न ऐसा पूछा गया था जो किसी भी किताब में नहीं है, लेकिन वो सेक्टेट की परीक्षा में पूछा गया था कि हिमाचल प्रदेश में रेडियो की शुरुआत कब हुई थी। ठीक है, तो प्रश्न क्या, जो सेक्टेट की परीक्षा होती है वहीं से ओल्ड क्वेश्चन पेपर उठा लिया था। तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प डेफिनेटली करेगी। ठीक है, इस चीज़ को अपने दिमाग में उठा लीजिएगा। सिलेबस भी चेंज होता तब भी कुछ नहीं होने वाला, आपकी तैयारी अच्छी जगह पे ही जाएगी, पर मुझे नहीं लगता कि सिलेबस यहाँ पे चेंज होने वाला है। और देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर था करमवीर। 31 मई 2019 को 24वें जो भारतीय नौसेना के प्रमुख बने थे करमवीर सिंह बने थे। कैसे आप इसको याद रखेंगे? ठीक है, टिप्स के साथ बताता हूं, आपने कुछ नहीं करना है, सिंपल। यदि आपके किसी फ्रेंड का नाम करम है या आपका कोई और जानने वाला है, उसको आज के बाद करमवीर बना दीजिए और उसको नौसेना के साथ में जोड़ दीजिए। यहाँ पे इन्होंने जो कारोबार संभाला था सुनील लांबा का संभाला था, इसको आपने लर्न नहीं करना है। ठीक है, आगे मैं बात करूँ यहाँ पे जो थल सेना के थे, पहले थल सेना के यहाँ जो प्रमुख थे वो जनरल बिपिन रावत थे, लेकिन वर्तमान में नहीं है। ठीक है, इसको मैं जैसे आपको PDF दूंगा तो रेक्टिफाई कर दिया जाएगा। वर्तमान में है मनोज मुकुंद नरवाने, इनका नाम आपने याद रखना है। अपने किसी फ्रेंड को मनोज नाम से आपका कोई दोस्त होगा, आज के बाद उसे क्या बोलना है आपने? मनोज मुकुंद नरवणे बोलना है। 2-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसे आर्मी के साथ में जोड़ दीजिएगा, उसे थल सेना के साथ में जोड़ दीजिएगा। आपका कोई फ्रेंड आर्मी में है, आज के बाद आप उसको क्या बोलेंगे कि भाई साहब आप तो मनोज मुकुंद नरवणे है। जब आप 2-4 बार उसको बोलेंगे, जिंदगी में कभी भी आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। और छोटी छोटी गलतियां और 5 मिनट में 20 प्रश्न करने का यदि आप में जज्बा पैदा हो गया तो आपको हिमाचल प्रदेश में कांस्टेबल बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब बात करेंगे वायुसेना की। वायुसेना में आपका मित्र होना चाहिए राकेश। राकेश को आज के बाद आप क्या कहेंगे? चाहे आप उसको चिढ़ाने के लिए कहिए कि राकेश कुमार सिंह जी आप तो आज के बाद भदौरिया है हमारे लिए। ठीक है, तो आप उनको क्या बोलेंगे? ईयर जब आसमान की तरफ देखेंगे तो राकेश कुमार सिंह भदौरिया जी, बस इस तरह से आप उसे याद रखिए। नेक्स्ट वन इज CDS। CDS होता है आपका चीफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, जो इन तीनों सेनाओं का, हमारे देश में 3 सेना है, थल, जल और वायु सेना, इसका जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने अब जो CDS है, जो इन तीनों सेनाओं का चीफ बनाया गया है, उसका नाम है प्रमुख जनरल है बिपिन रावत। पहले हमारे थल सेना के प्रमुख भी रह चुके हैं। ठीक है, नई पोस्ट क्रिएट की गई, देश के पहले है। अब देखिए आपको जो प्रश्न आएगा तो मुझे लग रहा है जो 4 मैंने आपको पॉइंट बताया इसी से आ सकता है। इसी तरह से हम पूरा का पूरा जानेंगे। प्रश्न करंट अफेयर के सेगमेंट से रिलेटेड था, इसी तरह से इस वीडियो में हर प्रश्न को पढ़ेंगे, एक टिप्स भी देंगे आपको और एक ट्रिक भी देंगे। तो इस तरह से याद रखना है। अब आई थिंक आपके दिमाग में बैठ चुका है कि जो नौसेना में है वो आपके कर्म मित्र है, कर्म
नाम है जिनका क्या है वो नौसेना के प्रमुख है, और थल सेना में मनोज मुकुंद नरमाने जी है, और जो वायुसेना में है और आपके मित्र है राकेश सिंह भदौरिया जी, और जो डिफेंस में है उनका नाम है प्रमुख जनरल बिपिन रावत जी। डेफिनेटली यहाँ से आपको एक प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। इस पूरे के पूरे सेगमेंट जितना हम आपको पढ़ाएंगे इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आपको क्या करना है, आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, वहाँ पे टाइप करना है इलाइट स्टडी। आप इलाइट स्टडी टाइप करेंगे, वहाँ पे हमारा ऐप आ जाएगा, उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। अच्छी सी कमेंट्स के साथ में रेटिंग भी कर दीजिएगा, क्योंकि अभी ऐप हमारा 60% बन के तैयार हो गया है, लेकिन आपको डाउनलोड के सेगमेंट में जाना है, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। कोई मिस्टेक होगी उसको भी हम रेक्टिफाई करके वहाँ पे अपलोड करेंगे। ऐप पे आपको और बहुत सी अध्ययन सामग्री मिलेगी, उसको आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हो। अभी ऐप के ऊपर हमारा काम भी चला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 2019 की थीम क्या थी? 4 ऑप्शंस आपने खुद पढ़नी है, मैं आपको उत्तर बताया करूंगा, डिस्क्रिप्शन बताऊंगा। तो इसका सही उत्तर था प्लास्टिक प्रदूषण को मात देना। ठीक है, ये थीम थी आपकी 2019 की। अब देखिए, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो क्या पूछा जा सकता है यहाँ से अगली बार? आपसे पूछा जा सकता है कि पर्यावरण दिवस को बनाने की शुरुआत कब की गई थी? 5 जून 1974 को की गई थी। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आप उसका उत्तर कर देंगे 5 जून। या आपसे ये पूछा जा सकता है कि पर्यावरण दिवस की थीम क्या है? तो आप उसका उत्तर क्या करेंगे? जैव विविधता। ठीक है, इस तरह से आपने रिलेट करना है। अब आज के बाद यदि आपने कोई इसके बाद आपने कोई अर्थ डे के बारे में पढ़ा, ठीक है, पर्यावरण से संबंधित क्या है हमारे पास? अर्थ डे है। आपको प्रश्न वहां से पूछा जा सकता है। तो आपने क्या करना है, अर्थ दिवस के बारे में 2020 में देख लेंगे कब बनाया जाता है और उसकी थीम क्या है। इन चीज़ों को इंटरलेट करना है। जब हम ब्रीफली स्टडी करेंगे, जब हम सामान्य ज्ञान को पकड़ेंगे, करंट अफेयर्स को पकड़ेंगे, तो उसमें हम इसी तरह के प्रश्न हर रोज डिस्कस किया करेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था 2019 की परीक्षा में, हिमाचल सरकार की 5 लाख की सीमा तक मुफ्त चिकित्सक उपचार योजना का नाम क्या है? स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, ये तीनों प्रश्न मैंने पिछले वर्ष भी करंट अफेयर्स पढ़ाए थे इस यूट्यूब चैनल पे, वहीं से पूछे गए अभी तक के। ठीक है, आगे भी आपको बताता चाहूँगा कि प्रश्न कहाँ से आए हुए हैं। देखिए, प्रश्न यदि इस प्रश्न को इस तरह से पूछ लिया जाता कि हिम केयर योजना क्या है, 4 आपको ऑप्शन दे दी जाती, आप इसको एकदम से कर लेते हैं। एग्जामिनर ने क्या किया है, हल्का सा दिमाग लगाया है, उसने प्रश्न को घुमा के पूछा है। और प्रश्न ऐसे है जो कि आपको हर रोज के समाचार पत्र में मिलेंगे, या हर रोज सुबह जो मैं आपको 6 बजे करंट अफेयर्स का वीडियो पढ़ाता हूं उसी से संबंधित है। 5 लाख तक की सीमा तक के लिए कौन सी योजना सरकार ने शुरू की है? तो इस योजना का नाम है हिम केयर योजना। आपको इस तरह से समझाता हूँ, इस प्रश्न को कभी जिंदगी में भूलेंगे। यदि हम केंद्र सरकार की बात करें, उनके द्वारा एक योजना चलाई गई जिसे नाम दिया गया आयुष्मान भारत। इस योजना की भी और डीप चले जाए तो ये इस योजना को ऐसा माना जाता है कि ओबामा साहब थे, जब यूएसए के प्रेसिडेंट थे, वहाँ पे एक ओबामा केयर नाम से हेल्थ सर्विसेज शुरू की गई थी, उसी से इंस्पायर थी। और ऐसा भी कहा जा रहा था कि भारत में से मोदी केयर के नाम से जाना जाएगा। लेकिन आपको पता होगा, मोदी गवर्नमेंट के नाम बड़े सोचे समझे होते हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट से जुड़े हुए होते हैं। उनको समझने के लिए तन मन धन से बैठना पड़ता है। ऐसे ऊपर ऊपर सोचेंगे तो कुछ भी समझ नहीं आने वाला है। पिछली बार भी असफल हुए होंगे, इस बार भी उसी मंजिल पे चढ़ने के लिए आप उतारू होंगे, यदि आप में पेशेंस नहीं है। आयुष्मान भारत योजना को शुरू किया गया था कि भारत के नागरिकों को कम से कम प्रति फैमिली 5 लाख रुपए तक का मुफ्त चिकित्सा उपलब्ध करवाया जाए। तो यहाँ पे क्या हुआ, हिमाचल प्रदेश में बहुत से लोग, इसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन थी, 2011 की पॉपुलेशन के आधार पे इसका जो सिलेक्शन होता था वो ऑटोमेटिकली हो रहा था। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने चाहा कि हम भी अपने प्रदेश में चाहते हैं एक ऐसी योजना हो जिसमें जो इस योजना के अंतर्गत नहीं आ रहे हैं लेकिन गरीब समुदाय ऐसे हैं, उनके लिए हिमाचल प्रदेश सरकार खुद से क्या करेगी, प्रति फैमिली, हर फैमिली 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस देगी। तो उनके लिए सरकार के द्वारा कौन सी योजना शुरू कर दी गई? हिम केयर योजना शुरू कर दी गई। इस बार आपको हो सकता है ये प्रश्न यहाँ से नहीं पूछ लिया जाए, इस बार आपसे क्या पूछ लिया जाएगा? देखिए, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन जो शुरू की गई है, गुड़िया है आपकी, होशियार सिंह हेल्पलाइन है, ठीक है, 1100 नंबर पे सीएम हेल्पलाइन है जिसमें फ्री आप एक कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है, वो कब शुरुआत इसकी की गई थी? अभी काफ़ी ज़्यादा फेमस रहा है हमारा जो एलपीजी कनेक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन था, उसमें हिमाचल प्रदेश हर घर में वो योजना के माध्यम से लाभान्वित करने वाला पहला बन गया है। ठीक है, तो वैसा प्रश्न इस बार आएगा। ठीक है, आएगा कहाँ से? जो हम लोग आपको सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं उसी को नियमित रूप से सुनिए, वहीं से आपको बहुत से प्रश्न आने वाले हैं। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के कितने राज्यों की सीमाएं जुड़ी है? देखिए, ऑप्शन देखिए आप, 4, 7, 6 या इनमें से कोई नहीं। इनकी ऑफिशियल आंसर की में इसका उत्तर 4 बताया गया है। यहाँ पे हम लोगों ने भी क्या किया, उसी उत्तर को ले लिया, लेकिन आपको समझाएंगे, क्लियर करेंगे इस प्रश्न को। देखिए, यहाँ पे पंजाब, हरियाणा और आपका यहाँ पे है उत्तराखंड। ठीक है, जम्मू कश्मीर तो राज्य है नहीं। आपसे प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है?
देखिए यहाँ पे आपसे राज्य पूछा गया है, ये तो आज की डेट में यूटी हम बात करें 5 अगस्त 2020 को ऑफिशियली इसे नोटिफाइड किया गया है, ठीक है। इसे यूनियन टेरिटोरी बनाया गया है, लद्दाख को भी बनाया गया है। 20 जम्मू कश्मीर में जिले हैं, 2 आपके लद्दाख में। इस तरह से अपना सामान्य ज्ञान याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश में 4 जिले हैं, आप ये माफ़ कीजिएगा, हिमाचल प्रदेश में 12 जिले हैं, ठीक है। इस तरह से अपनी इन्फॉर्मेशन को अपडेट करते रहिए। तो यहाँ पे देखिए उत्तर में तो कहीं भी नहीं है। इसमें यदि आप में दम होना चाहिए परीक्षा में, आपको बात करूँ, यदि आपने इसमें उत्तर कर दिया इनमें से नहीं, जैसे ही आपकी परीक्षा खत्म होती है घर में आइए, अपना कलम और पेन उठाना है, इस प्रश्न के बारे में विभिन्न तरह की प्रतिष्ठित किताबों में से 4-5 फैक्ट लिख के देने हैं। जब आंसर की रिलीज करेंगे उसके बाद आपको समय दिया जाता है, एकदम से आप प्रश्न रिप्रेजेंट कीजिए, आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो दम होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, प्रोसीजर का पता होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो जो आंसर की आती है उसी को एक्सेप्ट कीजिए, थोड़ा सा फेसबुक व्हाट्सएप पे कमेंट कीजिए, वापस आ जाइए, ठीक है। ये बहुत से बच्चे ऐसा आई थिंक करते होंगे, हम भी पहले करते थे लेकिन अब नहीं करते। अभी ढंग से तैयारी की हो तो हम उसे चैलेंज भी करते हैं। तो प्रश्न में डाउट था, आंसर के ऊपर 4 दिया गया तो आप इसका उत्तर समझ गए हैं। और ऐसे हम बात करें विभिन्न तरह की किताबों में ये भी दिया गया है कि यूपी के साथ में भी हमारी बाउंड्रीज लगती है, ठीक है। यदि यहाँ पे हम इसको जम्मू कश्मीर को हटा दें, यूपी कर दें, तब भी इसका उत्तर 4 यहाँ पे हो सकता है, लेकिन डिपेंड करेगा प्रश्न किस तरह से पूछा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मेरा काफ़ी फेवरेट प्रश्न है। एक ऐसा ट्रिक दूंगा आज कि जब भी इमरजेंसी शब्द आपके दिमाग में आएगा तो आपके जिंदगी में 2 या 3 प्रश्न जरूर पक्के बन जाएंगे। प्रश्न क्या है? आपदा स्थिति की घोषणा करने का अंतिम अधिकार किसमें नियत है? संसद, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री? उत्तर आपने देख ही लिया है, उसका तो आपको बता भी देते हैं, राष्ट्रपति के पास है। इमरजेंसी कौन लगा सकता है? राष्ट्रपति लगा सकता है, बाकी किसी के पास भी पावर नहीं है, ठीक है। रिकमेंडेशन किसकी होती है? वो कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन के आधार पे वो करता है, ठीक है। देखिए 3 तरह की हमारे देश में इमरजेंसी है, ठीक है। कितने तरह की है जी? 3 तरह की है। सबसे पहली है नेशनल इमरजेंसी, जिसे राष्ट्रीय आपातकाल कहा जाता है। दूसरी कौन सी है जी? स्टेट आपातकाल है। तीसरी कौन सी है? इकोनॉमिक आपातकाल है, ठीक है। इनकी सबसे बड़ी याद रखने का टिप्स याद रखिए, 352 है, यहाँ पे देखिए 352 लिखा हुआ है। इसमें आप 4 जमा कर दीजिए, कितना बन गया जी? 356 बन गया। जमा 4 कर दीजिए जी, कितना बन गया जी? 360 बन गया। 52 से शुरू करना है, कभी भी पिछला मत सोचना, पहले एक 52 से शुरू कीजिए। जब भी आपको इमरजेंसी शब्द आता है 352 जमा 4 56 जमा 4 360, आपको याद हो गया। सबसे बड़ा कौन है? हमारा देश है, हमारा राष्ट्र है। तो पहली कौन सी होगी? 352 को किसके साथ में जोड़ देंगे? अपने राष्ट्र के साथ में जोड़ देंगे। उसके बाद हम कहाँ रहते हैं? स्टेट में रहते हैं, राज्य में रहते हैं। हमारे राज्य में कौन सा लगता है जी? 356 लगता है। और देखिए लास्ट में लगता है धन का। धन क्या होता है? इकोनॉमिक्स, ठीक है। धन का शास्त्र है इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो 360 में आप इसको जोड़ देंगे। 352 में 4 जमा करने कभी भी आप जीवन में नहीं भूलेंगे। अब एग्जामिनर साहब और भी डीप जा सकते हैं जी, उनका अधिकार है। आपके पास भी समय दिया, तन मन धन लगा के पढ़िए, आप भी डीप जाइए, अच्छे से प्रश्नों को रिपीट कीजिए, तो आपका भी भला उसमें होने वाला है। तो आपके भला कैसे होने वाला है? देखिए याद रखिए जी, 3 बार ये इमरजेंसी लगी है, ठीक है। कब कब लगी है? पहली बार लगी है 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968। तिथियां याद करने की जरूरत नहीं है। 1962 62 याद रख लीजिएगा, 71 याद रख लीजिएगा और 75 याद रख लीजिएगा, ठीक है। अभी तक 352 आर्टिकल को 3 बार ही इम्पोज किया गया है हमारी कंट्री में, ठीक है। इतना याद रखिएगा, आपके लिए सफिशेंट है। सेकंड की बात करें स्टेट इमरजेंसी की, आर्टिकल 356 के तहत ये लगाई जाती है, ठीक है। बहुत बार हमारी कंट्री में लगी है, वो सारी तो आप याद नहीं करेंगे। अब बोलेंगे इतना डीप जाने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन इतना डीप जरूर जाना है। सबसे पहले हमारे प्रदेश में कहाँ पे, इसमें हमारे स्टेट्स में कहाँ पे लगी थी? याद रखिएगा, ये पंजाब में लगी थी। अब जो सबसे कब लगी थी? 1951 भी याद रखिएगा। 20 जून यदि याद नहीं रहता है तो मत रखिएगा याद, ठीक है। हिस्ट्री की स्टडी के लिए आपको एक टिप्स देना चाहूँगा, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसके पीछे की घटनाओं को अपने जीवन का इतिहास मानिएगा, उसके आगे की घटना को अपने जीवन का प्रेजेंट में काउंट करना है कि इसके बाद तो जीवन में मैंने देखा है, उसके बाद क्या क्या हुआ उस तरह से याद रखना है, ठीक है। पीछे को इतिहास में कि मेरे जन्म से पहले ये घटनाएं हुई, आगे इसको टिप्स को आपको और भी मॉडिफाई करूंगा। तीसरा है हमारे पास, यहाँ पे बात करें इकोनॉमिक इमरजेंसी, आर्टिकल 360। मुझे बताइए भारत में कितनी बार लगी होगी क्या अभी तक? ठीक है, आपसे वो यही पूछेगा एग्जामिनर, ठीक है। क्या आप बताइए 1 बार 2 बार 3 बार, इनमें से कोई नहीं? तो आप उसका उत्तर क्या करेंगे? इनमें से कोई नहीं। इकोनॉमिक इमरजेंसी हमारी कंट्री में अभी तक 1 बार भी इम्पोज नहीं हुई है। देखिए आई थिंक आपको अच्छे से याद हो गया। नहीं याद हो एक बार वीडियो से पुनः सुन लीजिएगा। कोई नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, आपके पास समय नहीं है। आपको ज्ञान को अपने दिमाग में बैठाना है, तभी आपकी परीक्षा क्वालिफाई होगी। पूरी की पूरी PDF आपको मिल जाएगी। ऐप हमारा बन रहा है, वहाँ पे ओल्ड क्वेश्चन पेपर का एक सेगमेंट है, वहाँ पे चीज़ें आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। बुक्स के बारे में
आपको बता दूंगा कौन कौन सी किताबें आपने पढ़नी है। अब आपको क्या करना है, नियमित रूप से इस वीडियो को सुनना है और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करना है। क्राउड अच्छी मिलेगी, कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट में चलेगा। नहीं तो हमारे पास 100 स्टूडेंट हर बार आ ही जाते हैं, उसमें 10, 15, 20 की हमारे पास सिलेक्शन भी हो जाती है। हम उसी मेथड पे अपनाने के लिए आगे फिर मजबूर होंगे। ठीक है, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, ज़्यादा ज़्यादा इसको आपको शेयर करना पड़ेगा, नियमित रूप से शेयर करते रहिए। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? देखिए, यदि ये पढ़ा होगा तभी दे पाएंगे इसका उत्तर, कैसे दे पाएंगे मुझे बोले। कौन सा तुक्का यहाँ पे, कौन सा आप उस दिन दही खा के गए होंगे कि आपका प्रश्न सही होने वाला है? ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ट्रिक के साथ ये याद रखा होगा, कभी जीवन में नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका उत्तर था 47। अब समझ लीजिए, ठीक है, हमारी जो पार्लियामेंट है उसके 2 हाउसेज है, एक है लोकसभा, सेकंड है आपका राज्यसभा। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है और इसे उच्चतर सदन कहा जाता है। हर 5 वर्ष बाद यहाँ पे चुनाव होते हैं। यहाँ पे दूसरी तरफ क्या होता है, दूसरी तरफ जो चुनाव की विधि है उसमें 1/3 उसमें क्या होता रहता है, 1/3 उसमें उनकी रिटायरमेंट होती रहती है और अपने आप वो प्रोसेस चलती रहती है। 6 वर्ष का टेन्योर राज्यसभा का होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे थे लोकसभा है और ये राज्यसभा है। ठीक है, दोनों के बारे में समझ लीजिए। एक प्रश्न यहाँ से हिमाचल प्रदेश में की परीक्षाओं के लिए पूछा था, बहुत महत्वपूर्ण, उसको भी आपको समझाएंगे। इसकी स्ट्रेंथ कितनी है जी? 545 है। इसकी स्ट्रेंथ कितनी है जी? 250 है। याद रखिएगा, इतना आपने याद रख लिया। निम्न सदन ये है और ये आपका उच्च सदन माना जाता है, जिसके चुनाव 6 वर्षों बाद होते हैं। ठीक है, और ये ऑटोमेटिकली उसकी प्रोसेस में चलता रहता है काम। यहाँ पे हम वोट कास्ट करते हैं जब आप 21 वर्ष के, या माफ़ कीजिएगा, भारत में 18 वर्ष का वोट कास्ट करने की ताकत दी गई है। आप लोगों को भी शायद ये ताकत मिल गई है, तभी आप पुलिस कांस्टेबल के रिलेटेड आपसे पूछा इस हाउस के बारे में। ठीक है, इस हाउस में देखिए 545 में से 543 के सीधे चुनाव होते हैं पूरे भारत में से। अभी आपने हाल ही में जो 17वीं लोकसभा उसके चुनाव हुए थे, ठीक है, जिसमें नरेंद्र मोदी जी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने थे। 2 सदस्य एंग्लो इंडिया समुदाय के लिए चुने जाते हैं। यदि अब देखिए, आपसे पूछा गया था एसटी के बारे में, एसटी कितने हैं यहाँ पे? ठीक है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एसटी और एससी कितने हैं, तो आप उत्तर करेंगे 131। यहाँ पे लिखा हुआ है जी 131 है। ठीक है जी, एससी एसटी दोनों की बात कर ली जाए। आपसे यहाँ से कितना डीप प्रश्न आपसे पूछा था, 2009 में कितने थे भाई? 79 थे यहाँ पर, और अब कितने कर दिए गए हैं? 84 कर दिए गए हैं। हम बात कर रहे हैं एससी की। ठीक है, एसटी पहले कितने थे जी? 41 थे, कितने कर लिए गए हैं? 48 कर लिए गए। आपसे माफ़ी चाहते हैं, यहाँ पे 47 कर दिए गए। तो आप इसका उत्तर क्या करेंगे? 47 आप इसका उत्तर करेंगे। तीनों फैक्ट्स आपके दिमाग में होने चाहिए थे। आपसे अगली बार ये पूछा जा सकता है एंग्लो इंडिया के लिए कितने चुने जाते हैं? 2 सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है, एससी और एसटी के लिए कितने चुने जाते हैं जी? 131 आपने क्लियर कर लिया। ये तो आपने पिछली बार प्रश्न देख लिया, आप इसको कभी भी नहीं भूलेंगे। अब आ जाते हैं राज्यसभा की तरफ। ठीक है, राज्यसभा से भी प्रश्न पूछा जाएगा। इस बार लोकसभा कहते हैं, इस बार राज्यसभा को पकड़ लिया जाए। 238 भारत के विभिन्न तरह के राज्यों से चुने जाते हैं और उसमें जो 12 सदस्य है उनको राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है, जिन्होंने कला, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र में अच्छा काम किया होता है, उन्हें यहाँ पे चुना जाता है। सचिन तेंदुलकर जी ने इसमें खेल के क्षेत्र में अच्छा काम किया था, उन्हें खेल के दम पे वहाँ पे एंट्री मिली है। ये भी आपका क्लियर हो गया। एक प्रश्न काफ़ी बहुचर्चित है, बहुत से बच्चे उसमें कन्फ्यूज रहते हैं, उसको भी क्लियर कर लेते हैं। देखिए, हमारा हिमाचल प्रदेश है, हमारी भी एक विधानसभा है जिसमें 68 सीट्स है। ठीक है, हम 68 विधानसभा के लिए चुन के भेजते हैं। शिमला में हमारी विधानसभा बैठती है, वहीं से पूरा का पूरा काम चलता है। वर्तमान में 13वीं विधानसभा हमारे गठित हुई है। लेकिन ये जो लोकसभा और राज्यसभा है, इसके लिए हिमाचल प्रदेश से क्या है? ये लोकसभा है आपकी और ये राज्यसभा है। ठीक है, ये हमारी क्या है जी? पार्लियामेंट है। लोकसभा में स्ट्रेंथ कितनी थी यहाँ पे जी? 545 से आपको यही पढ़ाया अभी। राज्यसभा के लिए कितनी थी? 250 थी। ठीक है, ज़्यादा स्ट्रेंथ किस में है? लोकसभा में है। तो लोकसभा से हिमाचल प्रदेश से कितने सदस्य चुने जाते हैं जी? 4 सदस्य चुने जाते हैं, एक मंडी से, एक शिमला से, कांगड़ा से और एक हमीरपुर से। यहाँ पे स्ट्रेंथ कितनी है जी राज्यसभा की? 250 है। तो यहाँ से कितने सदस्य चुने जाते हैं? 3 चुने जाते हैं। जो निम्न सदन है लेकिन स्ट्रेंथ में बड़ा है, वहाँ से भारत में ज़्यादा, हिमाचल से ज़्यादा लोग चुने जाते हैं। इस तरह से याद रखिएगा, 4 चुने जाते हैं। लोकसभा की, राज्यसभा की बात करें, क्या इसकी स्ट्रेंथ कम होती है? हमारे हिमाचल प्रदेश से 3 सदस्य चुने जाते हैं। लोकसभा से 4, राज्यसभा से 3, आपको याद हो गया। अब प्रश्न आपको इस तरह से पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश से कितने सांसद चुने जाते हैं? आपसे अभी इन्होंने मेंशन नहीं किया, ना लोकसभा पूछा ना राज्यसभा पूछा। यहाँ पे क्या पूछा है? कितने सांसद चुने जाते हैं। देखिए टिक्स बताऊँ, ऑप्शन में आपसे पूछा जाता है 4, 5, 1,
या 2, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि लोकसभा के सांसद की बात कर रहा है जी, तो आप उसका उत्तर क्या कर देंगे, 4 कर देंगे, ठीक है। यदि उसने आगे कुछ भी मेंशन नहीं किया, आपसे सीधा पूछा है, बहुत कंफ्यूजन वाला प्रश्न है, बहुत से बच्चे इसमें गलती करते हैं, कितने सांसद चुने जाते हैं, तो सांसद का मतलब होता है 4 + 3 7। ऑप्शन के ऊपर ही डिपेंड करेगा बच्चों, और ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। समझ आपको आ गया है, नहीं समझ आया एक बार फिर से वीडियो को सुन लीजिएगा। नदी के किनारे पौधे क्यों उगाए जाते हैं, ठीक है, क्यों उगाए जाते हैं जी, हम तो ग्रामीण क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं, पता होगा, सिल्ट और कटाव को कम करने के लिए। ऐसे भी आपने देखा होगा, अभी बरसात हमारे यहाँ पे हो रही है, हिमाचल प्रदेश पहाड़ी एरिया है, जहाँ जहाँ क्या होगा, हम क्या करेंगे, वहाँ पे कोई भी पौधा देखेंगे जो जल्दी मिट्टी में, जिसके लिए हमें कोई उसकी जड़ों की भी आवश्यकता नहीं होती, उसको वहाँ पे लगा देते हैं, तो उससे मृदा का अपन रुक जाता है। पर्यावरण से भी प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। तो हमने जीके में देखिए क्या क्या करने, देखिए पॉलिटी से प्रश्न पूछा गया था, करंट अफेयर से पूछा गया था, डिफेंस से प्रश्न पूछा गया था, हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर से हिमकेयर पूछी गई थी। आगे देखिए किस किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, और लास्ट में एक विजन बनाएंगे, किस तरह से तैयारी करेंगे आपको बताएंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का सीमांकन किया गया था, किसने किया था जी, चारों ऑप्शनों को पढ़ लीजिए, उत्तर से ही आपको इसको बता देते हैं, सर सिरियल रेडक्लिफ। थोड़ा से पहले इनके बारे में जान लीजिए, फिर हम यहाँ से आपको ट्रिक्स देंगे अगली बार कैसा प्रश्न पूछा जा सकता है। जो रेडक्लिफ साहब थे, देखिए इन्होंने क्या किया था, 17 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बन गई थी, इन्हीं के द्वारा से बनाया गया था। इनका नाम देखिए रेडक्लिफ था, इनके नाम से ही इसको जाना जाता है, ठीक है जी। सर सिरियल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग द्वारा रेखा का निर्धारण किया गया था। देखिए इस बार आपको क्या प्रश्न आएगा, मैं आपको अभी बता देता हूँ। नेपाल ने भारत के 3 क्षेत्रों को अपने मानचित्र पे दिखाया है, तीनों के नाम कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। मैंने सुबह 6 बजे वाला जो करंट अफेयर्स का वीडियो उसमें 5 बार पढ़ा चुका हूँ, ठीक है जी। अभी हाल ही में 2 दिन पहले जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लो जी, अब आपके पाकिस्तान ने भी क्या कर दिया जी, नेपाल की तर्ज पर ही 3 हमारे भारत के क्षेत्रों को अपना दिखा दिया जी। तीनों को याद कीजिए, 6 क्षेत्र हो गए, इनमें से एक प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेगा। उसका कोई सर्टिफिकेशन नहीं है कि उन्होंने उसको अपने मैप पे शो कर दिया तो अब उन्हीं के हो गए, लेकिन उन्होंने वो दुस्साहस किया है, नेपाल ने भी किया है और पाकिस्तान ने भी किया है। 3 हमारे क्षेत्रों को अपने मानचित्र में दिखाया है, पाकिस्तान ने भी दिखाया है। उनके नाम कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ये होमवर्क भी आपका शुरू हो रहा है। निम्न में से किसे मेमोरी में सबसे कम एक्सेस टाइम रहता है, सही उत्तर है इसका रैम। देखिए कंप्यूटर से प्रश्न पूछा गया है, तो रैम से आपका अगली बार पूछा जा सकता है, फुल फॉर्म क्या है जी, आप रैंडम एक्सेस मेमोरी करेंगे। रोम की क्या है जी, रीड ओनली मेमोरी है। रैम वोलाटाइल मेमोरी होती है और ये नॉन वोलाटाइल होती है। वोलाटाइल का मतलब होता है परिवर्तनशील, रैम के ऊपर डाटा होगा उसको लॉस्ट हो जाता है, टेम्पररी स्टोर, लाइट चली जाती है डाटा आपका पूरा का पूरा लॉस्ट हो जाता है। रोम में क्या होता है जी, नॉन वोलाटाइल है, परमानेंट डाटा वहाँ पर रहता है, आपकी लाइट चली जाए जो मर्जी हो जाए आपका कंप्यूटर वहाँ पर ऑन होता ही है, ठीक है। तो हमें जो अपनी तैयारी करनी है, कंप्यूटर को भी इग्नोर नहीं करना है। कोई नया प्रोसेसर आ जाता है, कोई नई इन्वेंशन हो जाती है, ये तो जो डबल आईटी वगैरह है, कोई नए नए ये प्रोसेसर्स बनाते रहते हैं, वहाँ से भी हमें अपनी नजर रखनी है, प्रश्न वहाँ से समय के मुद्दों से पूछा जा सकता है। थोड़ा सा बेसिक सा कंप्यूटर भी बीच बीच में हमें कवर अप करना पड़ेगा। गायत्री मंत्र ऋग्वेद किस देवी को समर्पित है, सावित्री, गायत्री, लक्ष्मी या सरस्वती, तो इसका सही उत्तर है जी सावित्री इज द राइट आंसर है। थोड़ा सा समझ लीजिए इस प्रश्न के बारे में। इस मंत्र में सावित्र देव की उपासना है, इसलिए इसे सावित्री भी कहा जाता है। इसे श्री गायत्री देवी के स्त्री रूप में पूजा जाता है। गायत्री एक छंद भी है जो ऋग्वेद में 7 प्रमुख छंदों में से एक है, इतना तो आपने याद रखना है। हिस्ट्री से प्रश्न संबंधित है। इस बार देखिए जो हिस्ट्री का हम 3 या 4 या मैक्सिमम 5 लेक्चर देंगे आपको, इतने गजब के लेक्चर देंगे, सारे नोट्स उसके बन के तैयार हो चुके हैं, ठीक है। आपको पूरी हिस्ट्री फिंगर टिप याद करवा देंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ से विजन मिल गया आपको कि हमें जो हमारे 4 वेद है उसमें से प्रश्न पूछा जा सकता है। राम मंदिर इस बार देखिए काफ़ी सुर्खियों में रहा है। 5 अगस्त आज मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज ही भगवान श्री राम लल्ला के मंदिर का भी शुभारंभ हो चुका है दिल्ली, माफ कीजिएगा अयोध्या से, सरयू नदी के किनारे से, ठीक है। तो वहाँ से प्रश्न आएगा थोड़ा सा। इस बार मुझे लग रहा है कि रामायण के ऊपर हम थोड़ा सा ज़्यादा फोकस हमें करना चाहिए, हो सकता है वहाँ से का प्रश्न निकल के आए। अब हिमाचल प्रदेश के अपने प्यारे प्रदेश की तरफ बढ़ते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा गया है हिमाचल का सबसे बड़ा हिमखंड कौन सा है, तो ऑप्शन में आपने इसका उत्तर देख लिया है, बड़ा सिकड़ी है। पहले इसके बारे में जान लीजिए, हिमाचल का सबसे बड़ा हिमनद है बड़ा सिकड़ी, ठीक है जी। सिकड़ी हिमालय क्षेत्र में 15,000 ग्लेशियर, इसमें देखिए यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, यहाँ आपने करना है, हिमालयन क्षेत्र में करीब 15,000 ग्लेशियर है। 18% हिमालय पर्वत श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है।
तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ग्लेशियरों को याद करना कन्फ्यूज़न वाला काम रहता है। एक टेबल हमने तैयार किया है जिसके ऊपर सारे के सारे ग्लेशियरों का एक स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा। एक हल्का सा टिप्स आपको देंगे, सारे आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से ग्लेशियर्स पढ़ेंगे, रिवर्स की पढ़ेंगे, हिमाचल प्रदेश का जियोग्राफी पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, पॉलिटी पढ़ेंगे, हिमाचल की इकोनॉमी पढ़ेंगे, क्विक ट्रिक्स पढ़ेंगे, व्यक्ति विशेष के बारे में पढ़ेंगे। और कहाँ से प्रश्न आएगा फिर मुझे बताइए आप। अगला प्रश्न है समसामयिक मुद्दों से प्रश्न था। मैंने करंट अफेयर की वीडियो में पिछली बार प्रश्न 5 बार पढ़ाया था कम से कम, ठीक है। और एक स्टूडेंट ने तो मेरे वो काफ़ी उसमें व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करता कि सर मुझका एविडेंस दीजिए, एविडेंस दीजिए, एविडेंस दीजिए। मैं उसको एविडेंस देते देते थक गया, उसको उसका विकिपीडिया का भेजा, न्यूज़पेपर की कटिंग्स भेजी, बहुत कुछ भेजा, पर उसके बाद उसने तभी सेटिस्फाइड हो, काफ़ी अच्छा उसका मुझे रिस्पॉन्स देखने को मिला था। तो दुनिया का जो सबसे ऊँचा मतदान केंद्र है इसे जाना जाता है तासीगंग के नाम से। पहले देखिए किब्बर भी था, लेकिन अभी जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का काम होता है ऊंचाई की मैपिंग करना एक्सेट्रा करना, इसे पीडब्ल्यूडी के द्वारा सर्टिफाइड कर दिया गया है। जब भी इलेक्शंस होते हैं तो उस टाइम इसके हमें बहुत से एविडेंस मिल जाते हैं न्यूज़पेपरों में, मैंने उसकी कटिंग करके भी रखा होता है अपने पास, ठीक है जी। तो देखिए हिमाचल प्रदेश का एक छोटा सा गाँव है जिसका नाम है जी तासीगंग, ठीक है। ये तासीगंग पड़ता कहाँ पे है, ये लाहौल स्पीति में है, जो हमारा सबसे शुष्क जिला है। सबसे कम बारिश कहाँ होती है जी, स्पीति में होती है। सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है हिमाचल में, धर्मशाला में होती है। सीधा प्रश्न पूछा जाता है कम्पिटिटिव एग्जाम में। और आपसे अब क्या पूछा जा सकता है, यदि ज़्यादा ही लगाव होगा एग्जामिनर साहब को इस प्रश्न से, तो इस बार आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए ये कौन सी लोकसभा की सीट में पड़ता है। तो आपने इसका उत्तर क्या करना है, मंडी करना है। तो हमें इतना डीप भी जाना है, ऐसा नहीं है कि आपने ऊपर ऊपर से पढ़ लिया काम होगा, हमें थोड़ा डीप भी जाना है। और 5 मिनट में 20 प्रश्न करने का अपनी कैपेबिलिटी भी डेवलप करनी है। हिमाचल प्रदेश भारतीय संघ का राज्य कब बना जी, कौन सा राज्य बना, 18वां यहाँ पे उत्तर है। लेकिन उसके बाद देखिए आप लोग, अभी देखिए फिर से विवाद यहाँ पे खड़ा हो गया। यदि हम बात करें 2014 में तेलंगाना एक राज्य बना, फिर से पूरा स्ट्रक्चर खराब हो गया जी, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें आगे आपका जो नेक्स्ट था, अभी देखिए जम्मू कश्मीर को राज्य से डाल दिया, यूटी बन गया, उसमें वेरिएशन देखने को मिलता है। प्रश्न को पहले समझ लेना आपसे पूछा क्या जा रहा है। यहाँ पे पूछा था कि भारतीय संघ का कौन सा राज्य बना था, कब बना था जी, आपको पूरी हिस्ट्री बता देते हैं। अब 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश को क्या हुआ, चीफ कमिश्नर के नेतृत्व में एक राज्य बनाया गया, जिसमें इसमें 4 स्टेट्स दी गई। 4 स्टेट्स को भी, माफ़ कीजिए 4 जिलों को भी याद रखिएगा। एम से मंडी हो गया जी, एम से आपका महासू हो गया जी। और अब आ जाइए आप सिरमौर के ऊपर। सिरमौर से, क्योंकि हमारे जो परमार साहब थे सिरमौर से, तो आप इसे भी नहीं भूलेंगे। सिरमौर के बाद आ जाइए जी चंबा की तरफ। चंबा भी देखिए कितना प्राचीन, जब हिमाचल प्रदेश बना था तो चंबा भी उसमें था जी, ठीक है। तो आपने कर लिया मंडी, महासू, शिमला और सिरमौर, 4 बने थे 15 अप्रैल 1948 को। उसके बाद जी 1951 में पार्ट सी बन जाता है, ठीक है, पार्ट सी चला रहता है। उसके बाद यूटी बन जाता है 1956 में हमारा प्रदेश, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब ये पूर्ण राज्य बनता है 25 जनवरी 1971 को। तो आपसे पूछा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश भारतीय संघ का कौन सा राज्य बना था जी, ठीक है। तो हमने क्या उसका उत्तर करना है, 25 अप्रैल 1971 करना है। और कौन सा राज्य बना था जी, 18वां राज्य बना था। क्लियर हो गया आपका। यदि अब हम इसके क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं, कई किताबों में 17वां लिखा होगा, कईयों में 16वां लिखा होगा। मैंने कहा कि आपने डीप स्टडी की होगी, तो अब आप JNK को राज्य से निकाल दीजिए, केंद्र शासित प्रदेश है, प्रश्न को समझना पड़ेगा। मतलब एग्जाम आपके ऐसा नहीं है कि आपको रट्टा मार दिया या कोई जादू की छड़ी घुमा दिया आपका प्रश्न सही हो जाएगा। आपको अपना दिमाग हर जगह अप्लाई करना है इस कंपटीशन को बीट करने के लिए। तो आप यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर समझ गए होंगे। इस बार देखिए यहाँ से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, हमारे पिछले पेपर भी पढ़े उसमें भी देखा था। आपसे ये पूछा जाता है हिमाचल प्रदेश कब बना था, जो मैंने आपको 2-3 प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट करवाए, अच्छे से आप उनको कर लीजिए। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। वह खाद्य पदार्थ जो कैल्शियम पोषण का अच्छा स्रोत नहीं है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे रागी, दूध और अंडा, ठीक है। तो कैल्शियम हमारी हड्डियों के लिए काफ़ी सहायक सिद्ध होता है। तो आपको पता है दूध, अंडे इत्यादि में कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। लेकिन चावल, आपने 6ठी की किताब में पढ़ा होगा, चावल में क्या होता है जी, कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। कैल्शियम का वो अच्छा स्रोत नहीं माना जाता। तो आप उसका उत्तर यहाँ पे कर देंगे। साइंस से भी प्रश्न पूछे गए और प्रश्न साधारण है लेकिन कन्फ्यूज़ करने वाले हैं। चावल के बारे में याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा जो चावल की प्रोड्यूसर कंट्री है वो चीन है जी। दूसरे नंबर पर हमारा भारत है। और यदि भारत की स्टेट की बात करें तो वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल पैदा किए जाते हैं। अगला प्रश्न है 15वां, सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है। तो बुध इज द राइट आंसर। बुध सौरमंडल के 8 ग्रहों में सबसे छोटा और सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। इसका परिक्रमण काल लगभग
88 दिन का है, 88 डेज में पूरा अपना परिक्रमण करता है। स्टूडेंट्स, आज हमने 15 प्रश्न यहाँ से पढ़े, कल फिर से कोशिश करेंगे, पहले ओल्ड क्वेश्चन पेपर से समझ लें, फिर उसके बाद हम एक स्ट्रक्चर तैयार करेंगे कि ये जो हिस्ट्री है, यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं थोड़ा सा विजन अपना। हिस्ट्री में से कितने प्रश्न आ रहे हैं, पॉलिटिक्स में से कितने प्रश्न आ रहे हैं, इकोनॉमी से कितने प्रश्न आ रहे हैं, इन्वायरमेंट से कितने प्रश्न आ रहे हैं, साइंस से कितने प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है, जीके से कितने प्रश्न आ रहे हैं जी, एचपी नेशनल इंटरनेशनल से, करंट अफेयर से कितने प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है जी। इस पूरे स्ट्रक्चर को तैयार कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसका एक सिलेबस का प्रारूप बनाएंगे और फिर तन मन धन से नियमित रूप से पढ़ाई करेंगे। आज आपको क्या काम करना है, आज आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, सबसे पहला काम तो वही करना है, वहाँ पे टाइप करना है इलाइट स्टडी। जब आप इलाइट स्टडी टाइप करेंगे तो नीचे हमारा ऐप आ जाएगा, उसे इंस्टॉल करना है। सबसे राइट हैंड पे सबसे लास्ट पे आपको डाउनलोड का बटन मिलेगा, वहाँ से इसकी PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा, अपने पास सुरक्षित रख लीजिएगा, ठीक है जी। और अपने फ्रेंड सर्कल को भी बताना है कि आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। अच्छी रेटिंग करनी है, 5 स्टार देने हैं, क्योंकि हम कड़ी मेहनत आप लोगों के लिए करेंगे, ताकि आप लोगों को ऐसा गिला शिकवा ना हो कि हमने तन मन धन से पढ़ाई की थी लेकिन हमारी सिलेक्शन नहीं हो पाई। 1000 पोस्ट काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज होती है, ठीक है, और ये वैकेंसीज भरी जाएंगी। क्यों भरी जाएगी? कोविड-19 पैंडेमिक का प्रकोप अभी थम नहीं रहा है, ठीक है, थमने के कोई आसार भी नहीं लग रहे हैं। हर रोज़ हम 4-5 समाचार पत्रों से रूबरू होते ही हैं, ठीक है। तो कोविड-19 पैंडेमिक में पुलिस वालों का कितना रोल था आप समझ ही गए होंगे, कितनी आप सकता है। अभी देखिए थोड़ा सा डेथ रेशोज़ का कम है, डेथ रेशो बढ़ गया तो इतना टेरर फैल जाएगा, और पुलिस वालों का कितना रोल इसमें देखने को मिलेगा, आप इसका इमेजिन खुद कर सकते हो, ठीक है जी। तो वैकेंसीज होगी, तैयारी करनी पड़ेगी, 1-2 दिन की तैयारी से बात नहीं बनने वाली है। एक वेबसाइट है हमारी ilatstudyco.in, इस किताब पे यदि आप जाएंगे, एक हमारी किताब है हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन, क्लर्क से लेकर HS तक की परीक्षाओं के लिए एक रिकमेंडेड किताब है। इस किताब में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, इस किताब को एक बार ट्राई कर लीजिएगा। पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स एक ही PDF में, माफ कीजिएगा, एक ही किताब में उपलब्ध करवाया गया है, जिसमें हिमाचल प्रदेश के 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2020 तक के करंट अफेयर, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विभिन्न भारत की प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का सारांश, ये सारी चीज़ें मिला के 10-3000 का क्वेश्चन बैंक बन जाता है। यहाँ पे 10,000 प्लस की इस किताब में बन जाता है। मुझे बताइए कि इस परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। मेरे पास ऐसे कम से कम 50 अभ्यर्थी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिनकी पुलिस कांस्टेबल विभिन्न तरह के सरकारी सेक्टर में नौकरी लगी हुई है। उसके बाद उनमें पढ़ने का कितना जज्बा पैदा हो गया है, वो इन किताबों को नियमित रूप से पढ़ते हैं, हमारे साथ में नियमित रूप से जुड़े हुए। हमारे साथ में नियमित रूप से जुड़ने का तरीका क्या है? हर रोज़ सुबह 6 बजे हमारा वीडियो पब्लिश हो जाता है। आप 7 बजे उठते हैं, कोई बात नहीं, 7 बजे उठ के अपने बेड पे सबसे पहला काम क्या कीजिए, इस वीडियो को सुन लीजिए। बहुत से बच्चे क्या गलती कर रहे हैं, उसके नोट्स बनाने में लग रहे हैं। 10 से 15 मिनट का वीडियो होता है और उनका वहाँ पे 1 घंटा बर्बाद हो जाता है। नोट्स नहीं बनाने हैं, क्योंकि हम हर महीने बाद आपको उसकी PDF या उसकी हार्ड कॉपी में बहुत ही कम कीमत पर उसकी अध्ययन सामग्री आपको उपलब्ध करवा देते हैं। वीडियो को कंसंट्रेशन के साथ में सुनिए। एक ऐसे भी कहा जाता है कि हम किसी चीज़ को वीडियो और ऑडियो के माध्यम से सुनते हैं, ज़्यादा समय तक याद रहती है। ऑडियो को सुनेंगे थोड़े कम समय के लिए याद रहती है। यदि हम किसी चीज़ को खुद पढ़ते हैं तो उसकी रिमेंबर रहने की रेशो बहुत ही कम हो जाती है। नियमित रूप से सुनना है, आगे आपको गाइडलाइंस इसके बारे में देते रहेंगे। स्टूडेंट्स, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए ये हमारा आपको प्रयास कैसा लगा, क्या इसमें सुधार किया जाए, क्योंकि कल मैथ वाले सर आएंगे, मेरी बारी 2 दिनों के बाद आएगी। लेकिन अगले वीडियो में जो आपके सुझाव होंगे तो मैं उनको और भी अच्छे से तैयारी करूँगा, ठीक है। आप मुझे सर 1 के नाम से कमेंट कर सकते हो, कल के जल्द सर आएंगे उन्हें सर 2 के नाम से आप, या फैकल्टी 2 के नाम से कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हमें आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा, और आपके सहयोग के बिना शायद हमारा क्या किसी का भी प्रयास सफल नहीं हो पाएगा। आपको क्या करना है वो आप समझ चुके हैं। इस YouTube चैनल के लिंक को अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर भेजना है, और मेरी ये कोशिश है कि आप हमारे सब्सक्राइबर को कब 50,000 तक लेके जाएंगे। उसके बाद देखिए हम कितने गजब की अध्ययन सामग्री यहाँ पे लेकर आने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी YouTube चैनल।